हेलो फ्रेंड्स, भागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को शेयर कर दें तमाम फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले यहां से जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। 8, 9 और 10 मई को जो भी रिसेंटली मुद्दे हैं उन सभी पर आज चर्चा की जाएगी। मैं हूं बागड़ुआ सर, लेक्चरर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित ये वीडियो रहेगा। करंट अफेयर जो वर्ल्ड और इंडिया को हम प्रतिदिन कवर करते हैं उसी की ये क्लास है जो 2022-23 के होने वाले जितने भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो प्रतिदिन वीडियो यहाँ से भागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल से अपलोड किया जाता है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशनल से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले 2022-23 के लिए, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। और अन्य जितने भी हैं, क्योंकि करंट अफेयर रिसेंटली मुद्दे होते हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स, हम करते हैं अपने टॉपिक को आज शुरू, तो आप भी एक बार शेयर कर लें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने जनता के भारी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अभी रिसेंटली हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके पीएम है महिंद्रा राजपक्षे ने जनता के भारी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो देश है फ्रेंड्स हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे राजपक्षे, इन्होंने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, फिर हम इसके मेन मुद्दे पर चलेंगे क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से आक्रोशित लोगों ने 12 से ज्यादा पूर्व मंत्रियों के घर जला दिए हैं? श्रीलंका की जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है जिसके कारण 12 से ज्यादा डाटा आए हैं सामने। सरकारी जो भी पूर्व मंत्री थे उनके घर जला दिए हैं। तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? वो देश है श्रीलंका। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गृह युद्ध की तरफ श्रीलंका, पीएम का इस्तीफा, आवास पर फायरिंग, 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने 9 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह इस्तीफा विपक्ष के दबाव और जनता के भारी प्रदर्शन के चलते दिया। श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा, पीएम महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने कोलंबो में हिंसक घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद उनके विरोधी भी उगर गए हैं। जब राजपक्षे के समर्थकों ने कोलंबो छोड़कर जाने की कोशिश की तो उनकी गाड़ियों को जगह जगह निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने हबनटोटा में महिंद्रा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को जलाकर आग के हवाले कर दिया। वहीं कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया गया। विपक्षी नेताओं ने महिंद्रा राजपक्षे को गिरफ्तार करने की मांग की। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंदर फायरिंग, न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्री का मेन गेट तोड़ दिया और यहां खड़े ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद आवास के अंदर गोलाबारी भी की गई। उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। समर्थक और विरोधियों में हिस्सा में रूलिंग पार्टी के सांसद अमरकीर्ति
अथुकोरला की मौत हो गई और अमरकीर्ति अथुकोरला अपनी कार में गनर और ड्राइवर के साथ निटुम्बा में एक रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी कार सड़क पर थी जहां पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूद थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद की कार को भी घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सांसद गुस्से में जनता पर अपनी पिस्टल से फायरिंग करने लगे। इससे कुछ लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ आक्रामक हो गई और पुलिस के अनुसार इसके बाद सांसद ने खुद को गोली मार ली। 1 महीने में 2 बार लगा आपातकाल। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के पीएम हैं और गोटा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 6 मई को फिर से इमरजेंसी लगाने की घोषणा उन्होंने की है। जो राष्ट्रपति गोटा राजपक्षे हैं उन्होंने 6 मई को फिर से श्रीलंका के अंदर एक बार आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका में 1 महीने के अंतराल पर 2 बार आपातकाल लगाया गया और इसके पहले 1 अप्रैल को और अब 1 अप्रैल भी इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे 6 अप्रैल को हटा दिया गया था। आर्थिक हालात खराब हुए हैं, इसकी वजह से ये हुआ है। कोविड-19 में पर्यटन ठप, क्योंकि श्रीलंका जो फ्रेंड्स, श्रीलंका की जितनी भी विदेशों से इनकम आती थी वो पर्यटन के मुताबिक आती थी और कोरोना के कारण श्रीलंका के अंदर पर्यटन जो उद्योग था वो बिल्कुल ही ठप हो चुका था, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर विदेशी डॉलर आने बंद हो गए और जिससे लगातार श्रीलंका कर्ज में डूबता गया। अचानक पूरे देश में जैविक खेती का तुगलकी आदेश देना और केमिकल फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगाना, इससे भी खाद्य उत्पादन गिरा और चाय का निर्यात भी ठप हो गया। अचानक जो फैसला किया गया था सरकार के जवा जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए, अचानक ये फैसला किया गया जिससे जो केमिकल फर्टिलाइजर था उस पर प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका जो काफ़ी अच्छा चाय का निर्यात करता था वो भी उसका ठप हो चुका था। तो ये भी एक कारण बना। बेहद ज़्यादा कर्ज ले, अब श्रीलंका के पास जब उद्योग नहीं चल रहा था, उसकी कृषि जो एकदम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी वो ठप हो गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका कर्ज लेता गया और ऐसी स्टेज आ गई कि श्रीलंका के कर्ज के बदले उसको ब्याज चुकाने की भी अहमियत श्रीलंका के पास फिलहाल नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने के कारण जनता अब क्या हो चुकी है, आक्रोशित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम, जो अभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है उसका जो नाम है वो किसने रखा है? तो ये रखा है फ्रेंड्स श्रीलंका के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का नाम रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये चक्रवाती तूफान उड़ीसा के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है, ऐसा कहना है। MID के DG डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर घंटा तक जा सकती है। सरकार समुद्री तटों पर रहने वाले करीब 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी कर चुकी है। मछली पकड़ने, पर्यटन और शिपिंग गतिविधियों को रोक लगा दी गई है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड स्टैंड बाई पर है और श्रीलंका में आधिकारिक भाषाओं में से एक CL में आसान का मोटे तौर पर क्रोध के रूप में अनुवाद किया जाता है। हिंद महासागर के तूफान कैसे तय होते हैं? हिंद महासागर के क्षेत्र 8 देश हैं। जितने भी हिंद महासागर में तूफान आते हैं 8 देश हैं, वो अलग अलग इसका नामकरण करते हैं। कौन है वो? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। दोबारा से देखिए, 8 जो देश हैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब,
यूएई और यमन भी जुड़ गए थे। पहले टोटल 8 थे। 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन भी इसमें जुड़ चुके थे। अब ये 13 देश पहले से ही नाम का लिस्ट बनाकर रखते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। इस चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता है। तूफान का नाम रखने की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में बनी हुई है। चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं? तो ये तो था कि नामकरण कौन रखता है। अब देखते हैं कि चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तब चक्रवाती तूफान उठना शुरू हो जाते हैं। ये सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र होता है और ये कैसे बनता है। तो सिंपल सा है कि जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो तूफान उठना शुरू होता है। अब दिमाग में आ रहा है कि कम दबाव जो है समुद्र में कैसे बनता है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, या कहें कि जब समुद्र गर्म होना शुरू हो जाता है, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह इससे एक वैक्यूम का क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवा दौड़ती है और इसी को ही कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। जब समुद्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, समुद्र गर्म हो जाता है, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवा दौड़ती है। इसी को बोलते हैं कम दबाव का क्षेत्र। और जब ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तभी से यहाँ से तूफान उठने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं, तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत विशाल होती जाती है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर चली तो जाती है और बड़े इलाके में हवा यहाँ आती है, लेकिन ऊपर उठने वाली हवा भी ठंडी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ऐसे में ऊपर की हवा जो ठंडी हो चुकी है वह नीचे आना चाहती है और ये तूफान में बदल जाती है। हवा बहुत तेजी से घूमती है। समुद्र धरती में ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी को सोखने में बड़ा योगदान होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफानों के जरिए समुद्र खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चक्रवात तूफान बनते हैं और किस तरह से इसका नामकरण होता है, सारी प्रोसेस मैंने कंप्लीट बताई है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा और उस ब्लॉग के लिंक पे आप जैसे टैप करेंगे, जितने भी करंट अफेयर के वीडियो है सभी वीडियो डिटेल के साथ वहां से आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसी का ही जो आज का करंट अफेयर है वो भी ब्लॉग पर मौजूद है। वहां आप लिंक पर टैप करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे। कभी भी आप दिन में 2 बार 3 बार कभी भी उसको दोहरा सकते हैं। पूरी प्रोसेस उसके साथ समझाई हुई है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर बागड़वा एसबी के लेक्चरर। तो आप देख सकते हैं ये एक टाइटल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने का ऐलान किया है? इसरो ने अभी कहा है कि हम शुक्रयान को लॉन्च करेंगे। तो ये ऐलान इसरो के द्वारा किया गया है दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में इसरो शुक्रयान का ऐलान कर चुका है। इसरो अब तक शुक्र ग्रह, जिसको विंस पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला है, इसके लिए विंस मिशन की कल्पना कर ली गई है। इस बात की जानकारी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने 4 मई 2022 को विंसियन साइंस मीटिंग में दी। कब तक लॉन्च होगा मिशन? इसरो दिसंबर 2024 तक इस मिशन को लॉन्च करने की सोच रहा है। इस टाइम पीरियड में पृथ्वी और शुक्र काफी निकट आ जाएंगे। इसरो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में आसानी से भेजा जा सकेगा। विंस मिशन का लक्ष्य क्या होगा? तो इसका जो टारगेट होगा, जिसको दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा, सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह शुक्र के सतह के नीचे क्या है इसका पता लगाना। हम देखते हैं कि शुक्र पर CO2 की मात्रा का घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे जो गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र माना जाता है। इसके अलावा ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के नीचे के रहस्य को भी सुलझाया जाएगा।
और ये भी पता लगाया जाएगा कि ये इतना गर्म ग्रह क्यों है। सौरमंडल में विंस कहाँ है? सौरमंडल में मरकरी अर्थ के बीच में विंस शुक्र पाया जाता है। ये पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा लगभग ये 225 दिनों में पूरा करता है विंस, और घूर्णन अवधि इसकी 242 दिन की होती है। इसका इनर और आउटर कोर आयरन और निकल का होता है, लेकिन इसमें पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट नहीं होती। इसकी वजह से पृथ्वी की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ऐसे में सूर्य की सोलर विंड का असर इस पर होता जाता है, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तरह नहीं है। यह लगातार हीट रिलीज कर रहा है। यही वजह से है कि इसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है, और यहाँ के तापमान में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है, जबकि इसके सतह से 53 से 62 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए अगर अपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। इसलिए अगर शुक्र पर जीवन होता है तो हम 50 किलोमीटर ऊपर मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इस ऊंचाई पर एसिडिक बादल है। फास्फिन गैस मिल चुकी है शुक्र पर। विंस पर यहाँ गैस मिलने से संबंधित रिसर्च पेपर 14 सितंबर 2020 को नेचुरल एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुआ था। तब नासा ने इस खोज को पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया था। इस गैस की वजह से शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पृथ्वी पर फास्फिन गैस का निर्माण ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो बिना ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं। इसरो के अलावा शुक्र पर कौन जा रहा है? नासा शुक्र पर अपने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है। नासा के 2 विंस मिशन दविची, और आप देख सकते हैं एक दविची है और एक वेरिएटास है, जिसको 2028-30 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। नासा तो भेज रहे हैं, 2024 के अंदर तैयारी कर रहा है, और वहीं जो इसरो है जो 2024 तक तैयारी कर रहा है, और नासा जो है वो 2 दविची और वेरिएटास 2028-30 तक भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी शुक्र के लिए मिशन की घोषणा कर दी है। तो ये था आज इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी इसरो चर्चा में रहती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स 2022 को किस मेजबान देश ने स्थगित कर दिया है? अभी फिलहाल में कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स 2022 होने वाले थे, लेकिन उसी की वजह से इस गेम्स को क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो वो देश का नाम कौन सा है? वो देश है चीन। चीन ने इसको एक बार के लिए पोस्टपोन्ड किया है। 9वां एशियन गेम्स 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच चीन के होंगजू में आयोजित किया जाना था। सितंबर में था ये। चीन ने इस कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया। चीन कोविड-19 के बढ़ते मामलों में अभी भी जूझ रहा है। किन अन्य गेम्स को स्थगित किया गया है? एशियन यूथ गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, चीन की जीरो कोविड स्ट्रेटजी। चीन ने गेम्स को स्थगित अपनी जीरो कोविड स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर किया है। विश्व के सभी देश कोविड-19 को लेकर नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन चीन अभी भी जीरो कोविड अप्रोच का पालन कर रहा है। चीन ने अभी भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। एशियन गेम्स पिछले और अगले इवेंट्स। वर्ष 2018 का जो एशियन गेम था वो जकार्ता पलाम्बंग इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। 2018 वाला जकार्ता पलाम्बंग इंडोनेशिया में। 2022 का होने वाला था कहाँ? हांगझू चाइना के अंदर, लेकिन उसको स्थगित कर दिया है। और 2026 का जो होने वाला है वो होगा आइची नागोया, कहाँ? जापान के अंदर। और 2030 का जो होने वाला है वो होगा दोहा, कतर के अंदर। एशियन गेम्स 2018 वाला, 2022 और 2026 और 30 वाला। चीन चर्चा में है। चीन राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं।
HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इनके CMD जो बनाए गए फ्रेंड्स, वो बनाए हैं पुष्प कुमार जोशी को। पुष्प कुमार जोशी को इनके CMD बनाए गए हैं। उन्होंने 8 मई 2022 को CMD का पदभार संभाला है। पुष्प कुमार जोशी को केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में इस पद के लिए चुना है। उन्हें मुकेश कुमार सुराना की जगह ये पद दिया गया। मुकेश कुमार सुराना 30 अप्रैल 2022 को ही रिटायर हो चुके हैं। तब तक पुष्प कुमार जोशी अंतरिम CMD के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें पदभार संभाल दिया गया। पुष्प कुमार जोशी के बारे में, उन्होंने आंध्र प्रदेश से लॉ में स्नातक किया हुआ है और JBS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा XLRI से ही ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में डायरेक्टर हैं। 1 अगस्त 2012 से ये HPCL के मानव संसाधन निदेशक भी थे। अब देखते हैं HPCL के बारे में। HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है, जिसके नए CMD पुष्प कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? एक पर्वतारोही है जिसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वो पर्वतारोही का नाम कौन सा है फ्रेंड्स? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। नेपाल के 52 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ऐसा करके उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बात की जानकारी 8 मई 2022 को काठमांडू के पर्यटन विभाग के डायरेक्टर जनरल तारानाथ अधिकारी ने दी थी। रीता और उनके 11 शेरपा गाइडों के समूह ने 8848.86 मीटर की चोटी पर चढ़ाई की है। कामी रीता शेरपा। रीता ने पहली बार 23 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट के अलावा रीता ने माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2, माउंट लाहोसे, माउंट मानसुल और माउंट चो आयु को भी फतेह किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इंडिगो एयरलाइंस के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है वेंकटरमणी सुमंत्रन। इंडिगो के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? वेंकटरमण सुमंत्रन। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोबल एविएशन ने 4 मई 2022 को वेंकटरमणी सुमंत्रन को इंडिगो बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने मेलीविटल दामोदर की जगह ली है। वेंकटरमण सुमंत्रन के बारे में, उन्होंने अपनी 37 वर्ष के करियर में अमेरिका, यूरोप और एशिया में काम किया है। वह वर्तमान में सेलेरिस टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा वह रेन होल्डिंग और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 से हुए अर्थव्यवस्था पर नुकसान की भरपाई कब तक कर पाएगा? RBI ने अभी पीछे रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कोविड-19 से हुई जो अर्थव्यवस्था है, जितनी भी ठप हुई है, उसकी भरपाई RBI के अनुसार कब तक हो पाएगी? तो RBI ने जो डाटा जारी किया है वो 2034-35 तक इसकी भरपाई होएगी। जो कोविड-19 के कारण आर्थिक समस्या हुई थी उसकी भरपाई, और इंडिया की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर पूरी तरह से संतुलित कब तक आएगी? 2034-35 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 29 अप्रैल 2022 को अपनी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि भारत कोविड-19 से हुए अर्थव्यवस्था पर नुकसान की भरपाई वर्ष 2034-35 तक कर लेगा। इस रिपोर्ट की थीम क्या रखी गई थी? रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। किस आधार पर 2034-35 तक नुकसान की भरपाई करने का अनुमान लगाया गया है? रिपोर्ट के चैप्टर
स्कार्स ऑफ द पेंडेमिक्स वे के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तविक ग्रोथ रेट नेगेटिव 6.6% रही और 2021-22 के लिए 8.9% रहा और 22-23 के लिए 7.2% का अनुमानित ग्रोथ रेट बताए गए। आरबीआई ने कहा 21-22 तक जो ग्रोथ रेट था वो 8.9% रहा और 2020 और 2022-23 के बीच में 2022-23 के अंदर ये जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% अनुमानित है। इस आंकड़े के हिसाब से उम्मीद है कि भारत कोविड-19 से नुकसान की भरपाई 34-35 तक कर पाएगा। जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से आरबीआई ने अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, गृह मंत्री अमित शाह ने नेटग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहां किया है? अभी गृह मंत्री अमित शाह ने नेटग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया है, तो यह उद्घाटन उन्होंने बेंगलुरु के अंदर किया है। कहां किया फ्रेंड्स? बेंगलुरु के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 मई 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के गृह मंत्री श्री अरगा ज्ञानेंद्र और गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक और केंद्रीय गृह सचिव भी उपस्थित थे। नेटग्रिड ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद प्रस्तावित किया गया था इसको। ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि भारत सरकार की सिक्योरिटी एजेंसियों के डाटाबेस को जोड़ता है। इसके एक आईटी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। इसका उद्देश्य आतंकी एक्टिविटीज का पता लगाना है और इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को सुरक्षित करने में इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सहायता करता है। तो ये है नेटग्रिड, जिसका उद्घाटन अभी अमित शाह के द्वारा बेंगलुरु के अंदर किया गया। सेंट्रल एजेंसियों को मिलेगी नेटग्रिड की सेवाएं। नेटग्रिड के सीईओ आशीष गुप्ता, ये भी ध्यान रखना है कि नेटग्रिड के वर्तमान में सीईओ कौन है? आशीष गुप्ता ने बताया कि नेटग्रिड सॉल्यूशन की सेवाएं 11 सेंट्रल एजेंसियों को मिलेगी। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भी इसकी सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। ये उपयोगकर्ता एजेंसियों को डेटा होल्डर्स के साथ जोड़ेंगे। इससे खुफिया सेवाओं और जांच के लिए जरूरी रियल टाइम जानकारी की एक्सेस देगा। नेटग्रिड सॉल्यूशन के डेवलपमेंट के लिए सीडेक पुणे को टेक्नोलॉजी पार्टनर और आईआईटी भिलाई को प्लाना मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर जोड़ा जाएगा। जल्द ही बनेगा नेशनल डाटाबेस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार हवाला लेने देने, आतंकवादियों को फंडिंग, नकली मुद्रा, नशीली पदार्थ, बम विस्फोट की धमकियां, इसके अलावा अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक नेशनल डाटाबेस को विकसित करेगी। नेटग्रिड का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में सीईओ जो है आशीष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड स्क्रीन पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने इनोवेटिव सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट बैंक ने किस इनोवेटिव सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? पोस्ट पे या किसको? तो ये लॉन्च किया गया इन्होंने फिनक्लूवेशन को। किसको लॉन्च किया है? फिनक्लूवेशंस को। यहां देख सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बढ़ावा देने के लिए 21 अप्रैल 2022 को आईपीबी ने फिनक्लूवेशंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को फिटनेक स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। फिनक्लूवेशंस आईपीबी का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा। ये स्टार्टअप्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल सॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टार्टअप कम्युनिटी को मोबाइलाइज करेगा।
फिनक्लुएशन से भारत में क्या फायदा होगा? नए बिजनेस अवसर मिलेंगे, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को बेहतर करेगा। अब देखते हैं आईपीबी को 2018 में गृह मंत्री के द्वारा भारत सरकार को स्वामित्व वाली 100% एक्टिविटी के साथ लॉन्च किया गया था। आईपीबी को कब लॉन्च किया गया? 2018 के अंदर। आईपीबी का मूल उद्देश्य बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना था। इसके अलावा 1,60,000 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में और 4 लाख डाकघर कर्मचारियों के नेटवर्क का लाभ उठाकर अंतिम मील तक पहुंचाना था। इसका लक्ष्य कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान देना था। फाइनेंशियल इंक्लूजन कमजोर वर्ग और कम आय वाले समूह तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। तो ये आज हमने आईपीबी के बारे में स्पष्ट जानकारी ली। आईपीबी कब अस्तित्व में आया और किस तरह से अपना नया वर्क स्टार्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस जो है फ्रेंड्स 7 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत 1996 से हुई थी। यह दिवस कई तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा फिटनेस और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? विश्व एथलेटिक्स मुख्यालय जो है मोनाको के अंदर है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है फ्रेंड्स 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस आईसीआरसी की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डूनेट के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे उनका नाम था हेनरी डूनेट। इसी हेनरी डूनेट की सालगिरह के रूप में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी डूनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और वह नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। वर्ष 2022 की थीम क्या रही थी? बी ह्यूमन काइंड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रक्त रोग है जिसमें मरीज के भीतर खून का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता। इसकी वजह से रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। इसको बोलते हैं थैलीसीमिया। इस वर्ष की थीम क्या थी? अवेयर रहे, शेयर करें। थैलीसीमिया नॉलेज में सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करना है। बी अवेयर, शेयर केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्पोर्टेंट थैलीसीमिया नॉलेज। इस बार की ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी 7 मई को। 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत का राष्ट्रगान जन मन गण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। कंटिन्यूज करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आने वाले 2022-23 एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं वो आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रतिदिन की न्यूज के साथ आपको जो एक ऑथेंटिक्स डाटा के साथ आपको दिया जा रहा है। और जितने भी 22-23 के एग्जाम की रणनीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स।